जी बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैं हरप्रीत आप लोगों को आज क्लास 11th का एक और नया चैप्टर कराने वाला हूँ। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक्स की तरफ लेके जाएगा। बेसिक्स किस चीज़ की, हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, हम अब उससे भी थोड़ा पहले जाएंगे और थोड़ी सी हिस्ट्री समझेंगे। अब हिस्ट्री किस चीज़ की? हिस्ट्री कंप्यूटर्स की, कि कंप्यूटर क्या होते हैं, ये किस लिए बनाए गए थे, इनका इन्वेंशन कैसे हुआ, किन किन लोगों ने हेल्प करा इसको इन्वेंट करने में, या कैसे हम लोग आज के कंप्यूटर तक पहुँचे हैं, कैसे हम लोगों ने 6th जेन कंप्यूटर्स को ईजाद करा, और कैसे हम लोग जो है आज इतना एडवांस हो चुके हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुँच चुके हैं। तो इस वीडियो में बने रहना और मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। तो आज की वीडियो शुरू होने वाली है सिंपल से वर्ड दैट इज कंप्यूटर। अब अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा पूछूं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि कंप्यूटर जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है और अपनी इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो नहीं करता। आप जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसको दोगे वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर देगा। अब चाहे आप उसके अंदर उसको कुछ यूजफुल बोल रहे हो या चाहे आप उसको कुछ गार्बेज बोल रहे हो, तो इसमें हम इसको ये कहते हैं कि दैट गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला हिसाब है और यूजफुल इन यूजफुल आउट वाला हिसाब है। कि अगर आप इसमें यूजफुल चीज़ें डालोगे तो ये यूजफुल करेगा, अगर आप इसमें गार्बेज डालोगे तो ये गार्बेज करेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, कि हम एक छोटे बच्चे को जो सिखा देते हैं वो वही बोलता है। अगर हम छोटे बच्चे को अब्यूजिव लैंग्वेज सिखा देंगे तो वह अब्यूजिव लैंग्वेज ही बोलेगा, और अगर हम छोटे बच्चे को बचपन से ही सिखाएंगे, अच्छी वैल्यूज देंगे, तो वो बच्चा बड़ा होते होते वही वैल्यूज को पोर्ट्रे करेगा। बिल्कुल सेम वैसा होता है। बट इवेंचुअली कंप्यूटर कभी इन सब चीज़ों के लिए बना ही नहीं था। तो हम अगर इसकी स्पेसिफिकली एक पॉइंट पे है, इसकी हिस्ट्री पे जाए, बिल्कुल बैक हिस्ट्री पे, तो मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर का जो मेन वर्ड है वो डराइव हुआ है फ्रॉम वर्ड कंप्यूटर। अब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग है कैलकुलेशन या टू कैलकुलेट। तो अगर मैं सिंपल सा मतलब निकालूं तो कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर बनाया गया था। मतलब अगर आज मैं एक बात बोलूं कि आपके पास जो छोटा सा कैलकुलेटर है, जो इवन आपके फोन में एक छोटा सा प्रोग्राम है, एक छोटी सी ऐप है कैलकुलेटर की, या आपके घर में कोई छोटा सा कैलकुलेटर बना ना, कंप्यूटर वॉज मेंट टू डू ओनली दैट थिंग। सिर्फ कैलकुलेट के लिए बना था, कैलकुलस फंक्शंस के लिए बना था, इसका कोई और फंक्शन था ही नहीं। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कंप्यूटर से इतना कुछ करेंगे। पर यू नेवर नो, लाइफ में चेंजेस आते हैं, इंसान जो है वो इन्वेंट करता है, और आज देखो इन्वेंट कर करके हम कहाँ पहुँच गए। तो हम इसी की एक बैक ड्रॉप और एक बैक हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हिस्ट्री, हम लोग कंप्यूटर यानी कैलकुलेटर या कंप्यूटर तक कैसे पहुंचे, या उसके स्टेप्स क्या। अब अगर मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि हम लोग कंप्यूटर या कंप्यूटर तक एक बारे में नहीं पहुंचे थे। हम लोग ने सबसे पहले जो डिवाइस बनाया था, या हम लोगों ने सबसे पहले जो कैलकुलेशन के लिए बनाया था, वो बनाया था अबैकस। अब अबैकस के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, आप लोगों ने अबैकस ऑलरेडी देखा होगा। ये एक वुडन बॉक्स या वुडन स्क्वायर होता है जिसके अंदर मेटल रॉड्स होती हैं और इसके अंदर कुछ सर्कल्स होते हैं, विच इज मेंट टू कैलकुलेट एंड सम। ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, बेसिक फंक्शंस सारे के सारे उस अबैकस में हो जाते थे। तो अबैकस से हम लोगों को एक दूसरे डिवाइस पे जाना पड़ा था जिसका नाम था नेपियर्स बोन। अब नेपियर बोन बनाया गया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, मैं यहाँ पे बोन्स लिख रहा हूँ तो इसका लिटरल मतलब मत समझ लेना कि हड्डियां ही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, हड्डियों में कुछ भी नहीं था, हड्डियों का इस्तेमाल नहीं करा गया था। नेपियर्स बोन बेसिकली बनाया गया था फ्रॉम जॉन नेपियर, इसको बनाया था सर जॉन नेपियर ने। ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे, या एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली इसको बनाया था इन 1616। और पहली बार जब इसको बनाया गया था, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द कैलकुलेशन। तो हम अबैकस से नेपियर्स बोन्स की तरफ आ गए थे, जो जॉन नेपियर ने बनाया था, एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने, इन 1616। और ये भी कैलकुलेशन के लिए बना था। अब यहाँ पे जो वर्ड है बोन्स, ये बोन्स वर्ड यूज करा गया वुड्स के लिए, क्योंकि हमने वुड्स में यहाँ पे नंबर्स को इंस्क्राइब करा हुआ था और उनके थ्रू ही हम बेसिक फंक्शन मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड का बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते थे। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे एक और एडिशन, अब यहाँ तक तो हम बेसिक फंक्शन पे थे ना, यहाँ तक आते आते हम लोगों ने स्क्वायर रूट्स तक निकालने हम लोगों ने शुरू कर दिए थे। आई होप सो कि आप लोग फेमिलियर हो गए विद स्क्वायर रूट्स, कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जाते हैं। आजकल तो बहुत आसान हो गया है।
कैलकुलेटर में भी स्क्वायर रूट का बटन आता है, बट अगर नहीं आता तो मैनुअली आपने क्लास 8 में सीखा होगा दैट हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एडिशन ये हो गया था कि हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने के कामयाब हो गए थे। अब क्या आप लोगों को पता है कि सबसे पहला कैलकुलेटर कब बना था? सबसे पहला कैलकुलेटर बना था 1641 में, जिसका नाम था पैस्कलिन, और इसको बनाया था ब्लेज पैस्कल ने, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और उन्होंने ये बनाया था कैलकुलेटर टू कैलकुलेट इट टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द नंबर्स। पहले के कैलकुलेटर्स जो थे, दैट इज अबैकस हो गया, नेपियर्स बोन हो गया, इनकी लिमिटेशंस थी, ज़्यादा नंबर्स तक नहीं जा सकते थे। पर पैस्कलिन जो सबसे पहला कैलकुलेटर बनाया गया था, वो बेसिकली हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ कैलकुलेशंस तक जा सकता था। तो ये थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेटर था। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ तो वो ऐसे लिखेगा कि पैस्कलिन बनाया गया था। अब पैस्कलिन बनाया था ब्लेज पैस्कल ने, और ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, और ये बनाया गया था इन 1641। तो पैस्कलिन वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर दैट वाज इन्वेंटेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम, दैट इज इन 1641। तो जो आप एक मैकेनिकल कैलकुलेटर आज यूज करते हो, उसकी हिस्ट्री वे बैक जाती है इन 1641, और वो भी बनाया गया था एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के द्वारा। अब इसके बाद आता है दो चीज़ें, पहला आता है डिफरेंस इंजन और दूसरा आता है एनालिटिकल इंजन। हालांकि दोनों ही सेम इंसान ने बनाए थे, दैट इज चार्ल्स बेबेज। अब ये बनाए गए थे इन समवट 19th सेंचुरी, क्योंकि पहला डिफरेंस इंजन के बाद ही हमने एनालिटिकल इंजन बनाया था। अब ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन थे क्या? आप ये समझ सकते हो कि एनालिटिकल इंजन वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स कंप्यूटर, और डिफरेंस इंजन जो था वो सिंपल मैथमेटिक्स के लिए ही था, बट वो मैथमेटिकल टेबल्स के लिए बनाया गया था। जो उसमें टेबल्स बनते हैं उनके लिए डिफरेंस इंजन को बनाया गया था। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो इसके बाद हम लोग अगर डायरेक्टली आते हैं तो वो आते हैं दो चीज़ों में, दैट इज डिफरेंस इंजन, और फिर हम लोग जो आते हैं वो आते हैं एनालिटिकल इंजन। और ये दोनों बनाए थे चार्ल्स बेबेज ने। अब ये दोनों जो चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, ये बनाए गए थे 19th सेंचुरी में। और अगर ये 19th सेंचुरी में बनाए गए थे, तो इसमें जो एनालिटिकल इंजन है दैट इज नोन एज फर्स्ट जेन कंप्यूटर। अब हम इसको क्यों कहेंगे दैट इट इज अ फर्स्ट जेन कंप्यूटर? इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये फर्स्ट जेन कंप्यूटर है क्योंकि इसके अंदर ना इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, इन चीज़ों का इस्तेमाल होना शुरू हो चुका था। और फिर ये उस टाइम के लिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बन चुके। तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह से पढ़ रहे हो या कौन सी बुक से पढ़ रहे हो, बट इवेंचुअली मेरे हिसाब से देर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहली जनरेशन जो है वो ये रही। ये बहुत लार्ज इन साइज होते थे और इसमें मेमोरी भी बहुत कम होती थी। पता है तुमने इसमें कितनी मेमोरी होती थी? 16 MB। भाई 16 MB मेमोरी होती थी। आजकल आप लोग जिस मैं फ़ोन से अगर ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या मैं कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या किसी भी जगह डिवाइस से रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो आप ये मान के चलो कि ये वीडियोस अप्रोक्सीमेटली कुछ हंड्रेड्स ऑफ MB या कुछ GBs तक होती है। भाई उस टाइम पे KBs और MBs वाज द बिगेस्ट मेमोरी दैट यू कैन गेट, और वो ना एक छोटी जगह में भी नहीं रखा जा सकता था। ऑब्वियसली दे आर लार्ज इन साइज, तो इनकी मेमोरी साइज वैसे छोटा होता था, बट इसको रखने की जगह बहुत बड़ी चाहिए होती थी। इसका एग्जांपल है ENIAC 1, जो मार्क ENIAC ने बनाया था, मार्क 1। फिर आया सेकंड जेन कंप्यूटर। तो ये अभी स्मॉलर थे देन फर्स्ट जेन कंप्यूटर। बड़े ये भी थे पर ये फर्स्ट जेन कंप्यूटर से थोड़े छोटे थे। ये ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे डेटा को स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग जो यूज करते थे ना, वो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। इट्स अ वेरी ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत स्लो थी, बहुत दिक्कत आती थी इसमें, डेलिकेट था बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हम लोग फिर ट्रांजिस्टर्स पे शिफ्ट हो गए थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करने लगे थे, हालांकि इतने भी छोटे नहीं थे। और फिर हम उसमें डेटा को स्टोर करने लग गए थे। तब तक भी मैग्नेटिक डिस्क का इजाद नहीं हुआ था। वी वर नॉट एबल टू स्टोर द डेटा ऑन मैग्नेटिक डिस्क, जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हो। और आजकल तो वी वर नॉट इवन स्टोरिंग आवर डेटा ऑन अ हार्ड डिस्क। अब तो हम जो स्टोर करते हैं दैट इज ऑन SSD या क्लाउड। SSD इज अ सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई मैग्नेटिक डिस्क नहीं होती, सिर्फ छोटी छोटी ICs होती हैं, मेमोरी यूनिट्स होती हैं जो डायरेक्टली सोल्डर्ड होती हैं ऑन दैट डिवाइस।
और फिर आप डेटा को उसके अंदर डाल देते हो। हार्ड डिस्क और एसएसडी में डिफरेंस क्या होता है? हार्ड डिस्क में एक मूवेबल पार्ट होता है जिसकी अपनी आरपीएम होता है, दैट इज रेवोल्यूशन पर मिनट या रोटेशंस पर मिनट। अब वो कितनी तेज घूम सकती है उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम जो हार्ड डिस्क बनी हुई है वो 7200 आरपीएम वाली बनी हुई है, जो बहुत ज़्यादा तेज होता है इवेंचुअली। बट स्टिल जब हम डेटा लोड करते हैं या कोई भी प्रोग्राम या कोई गेम लोड करते हैं ना, तो हार्ड डिस्क इज कंसिडर वन ऑफ द वेरी स्लोएस्ट मेमोरीज। उसके बाद हम लोग एसएसडी में मूव करे थे, और एसएसडी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरीज, क्योंकि उसमें जो डेटा एक्सेस होता था वो ट्रांजिस्टर से होता था विद इन, सॉरी आईसी से होता था विद इन स्नैप, और ये इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होता था। तो इसलिए डेटा रेडिली अवेलेबल भी था, कोई मूविंग पार्ट नहीं है तो खराब होने के चांसेस भी नहीं है। तो अगर एच डी यानी हार्ड डिस्क और एस एस डी के बीच में डिफरेंस जानना है तो बेसिक डिफरेंस यही है। साइज का तो डिफरेंस है, ये हार्ड डिस्क का साइज जो है उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो डिफरेंट होती है। एस एस डी थोड़ी पतली होती है। आप अब तो एस एस डी एक एन वी एम ई टू M.2 के अंदर भी आ जाती है, जो एकदम छोटी सी होती है। इवन ये माइक्रोन में भी आती है जो इतनी सी होती है। तो देर आर मल्टीपल साइजेस, अब इतना ज़्यादा बड़ा कुछ कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपनी जेब में भी जैसे पेनड्राइव लेके चलते हो ना, आप अपनी जेब में भी एक एक टेराबाइट की या एक जीबी की एसएसडी लेके चल सकते हो। हालांकि अब मत लेना, अब तो खैर अब आप लोगों को पता ही है मेमोरी प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये कुछ एक छोटा सा आप लोगों को टॉपिक डिस्कशन थी हार्ड डिस्क और एसएसडी के बीच में। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड जेन का एग्जांपल था दैट इज IBM 1401, जो एक IBM था। अब यहाँ पे आते आते हम लोग IBM से इंट्रोड्यूस हो चुके थे, और IBM ने अपने पीसीज या अपने कंप्यूटर्स बनाने शुरू कर दिए थे। फिर हम आते थर्ड जेन कंप्यूटर पे। ये स्मॉलर इन साइज थे इन सेकंड एंड फर्स्ट जेन से, तो ऑब्वियसली फास्टर भी थे, चीपर भी थे और ज़्यादा एफिशिएंट भी थे। और यहाँ पे अब हम आईसीज पे आ चुके थे। आईसीज यानी अब हम ट्रांजिस्टर्स को पीछे छोड़ चुके थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की अपनी लिमिट थी, वो हीट भी ज़्यादा करते थे। तो हम लोगों ने आईसीज पे शिफ्ट कर दिया था, दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। और अब हम यहाँ पे कीबोर्ड पे भी आ चुके थे, जो कीबोर्ड से हम लोग डेटा एंटर कर सकते थे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज IBM 360। फिर फोर्थ जेन कंप्यूटर आता है जो हम आज के ज़माने में यूज़ करते हैं या करते थे, अब तो हम और आगे निकल चुके हैं। हम अब फिफ्थ जेन कंप्यूटर्स पे हैं। मॉडर्न कंप्यूटर्स से जो हम आजकल यूज़ करते थे इन लेटर 2021 22, नहीं हाँ 22 23 तक हम लोगों ने ये यूज़ करा, जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम नहीं आया, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हो गया, तब तक हम लोग फोर्थ जेन कंप्यूटर पे थे, जहाँ पे हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर्स यूज़ करते थे। ये माइक्रो प्रोसेसर्स पे चलते थे, जो कोर i9 i7 i5, या अगर आप मोबाइल डिवाइसेस पे देख रहे हो तो आपने स्नैपड्रैगन का नाम सुना होगा, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक का नाम सुना होगा। तो दीज आर डिफरेंट कंपनीज हु प्रोड्यूसेस दिस माइक्रो प्रोसेसर्स और प्रोसेसर्स। अब तो हम बहुत छोटे पे चले गए हैं यार, आप लोग सुनते हो गए कि दैट माइक्रो प्रोसेसर इज ऑफ 3 nm, 4 nm, 5 nm, एक टाइम पे 8 nm आता था। nm का मतलब होता है नैनोमीटर। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं ना, वो 3 नैनोमीटर के साइज का। प्रोसेसर 3 नैनोमीटर का नहीं होता। प्रोसेसर का आर्किटेक्चरल डिजाइन जो होता है वो 3 नैनोमीटर का होता है। देयर इज अ डिफरेंस। 3 नैनोमीटर का आर्किटेक्चरल डिजाइन का मतलब है कि उसके अंदर जो उसका सीपीयू का एपीयू होता है, जो कंट्रोल यूनिट है, उसका एपीयू होगा, उसका जीपीयू होगा, उसके जितने ट्रांजिस्टर्स होंगे, जितनी आईसीज होंगी, वो सारे के सारे का मैक्सिमम साइज सिर्फ और सिर्फ 3 नैनोमीटर का होता है। जितना छोटा ट्रांजिस्टर, अभी आप इसको इस बात से समझो, जितना छोटा साइज होगा सीपीयू के आर्किटेक्चर का, उतना ही ज़्यादा वो सीपीयू एफिशिएंट होगा। क्योंकि अगर आप लोगों को ट्रैवल करना है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है, कम डिस्टेंस ट्रैवल करने में देयर विल बी लेस एनर्जी। तो जितना छोटा प्रोसेसर होता जाएगा ना, उतना ज़्यादा ही वो बैटरी कंजम्पशन पे भी लेस पड़ेगा। तो इस वजह से होता है, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज थिंग कि आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा स्टोरेज आ गई थी और यहाँ पे ज़्यादा पावर आ गई थी। अब हम लोग बड़ी आसानी से जीबी तक पहुँच जाते थे। 512 जीबी की बात होती थी या 512 MB की बात होती थी, 1 GB की बात। वी वर नाउ इन अ पोजीशन जहाँ पे हम लोग बड़ा मेमोरी साइज एक छोटी सी डिवाइस में भी स्टोर कर पा रहे थे। हार्ड डिस्क का पॉइंट आ चुका था यहाँ पे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मैकबुक, या कोई भी आप लोग अगर विंडोज मशीन यूज़ करते हो तो विंडोज मशीन, या आप लोग अपने फ़ोन देख रहे हो तो वो भी। अब हम लोग हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में है। ये इससे भी ज़्यादा हाई स्पीड है, इससे भी ज़्यादा स्टोरेज है, और यहाँ पे AI इंट्रोड्यूस हो चुका था। नो व्हाट डज हाई स्पीड एंड हाई स्टोरेज। अब आप लोग देखते हो पूरा, जब मैं अगर बात करता हूँ 2000
2010 के बाद की। तो 2010 के बाद जब इंडस्ट्री में बूम आया था कंप्यूटर्स का, तो उस टाइम पे हमारे पास सिंगल डुअल कोर होते थे, हमारे पास क्वाड कोर होते थे, ये सारे के सारे अलग अलग प्रोसेसर्स होते थे। बट अब अगर मैं बात करूं आज के ज़माने की, यार इवन जो एक सस्ता सा फ़ोन होता है ना 10-12 हज़ार का, उसमें भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर आता है भाई। उसमें भी जो मेमोरी साइज होती है, मेमोरी स्पीड बैंडविड्थ होती है ना, वो हम लोग सोचने की कोशिश करते हैं यार कम से कम LPDDR4 तो होनी चाहिए, UFS 2.2 स्टोरेज तो होनी चाहिए। UFS मतलब यूनिफाइड स्टोरेज, वही जैसे SSD होती है, ये UFS भी लाने वाले जो थे वो सबसे पहले एप्पल था। अब ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ स्टोरेज जो थी, ऐसी टाइप की स्टोरेज होनी चाहिए। अब हम लोग जो डिमांड्स करते हैं कि इतनी ज़्यादा स्टोरेज हम इतने से छोटे से कॉम्पैक्ट डिवाइस में लेकर आते हैं, इट इज़ जस्ट बिकॉज क्योंकि अब हम है 5th जेन कंप्यूटर पे, और हम जो अपने फ़ोन्स पे AI टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे सैमसंग है, सैमसंग जो है इट इज़ वन ऑफ द वेल रिनोन्ड नेम इन AI, क्योंकि उन्होंने मोबाइल डिवाइसेस में भाई AI को इंट्रोड्यूस करा है। तो AI लेकर आया वो, अब वो 6th जेन में आ चुके हैं। दिस इज नॉट इन 5th जेन एनीमोर। AI हम बेसिक तो यूज़ कर ही रहे थे आईफोन्स में, बट जब हमने उस AI को पर्टिकुलर कमांड्स उसको समझाना, उसको सिखाना शुरू करा, ट्रेन करना शुरू करा, और हम फुल फ्लेज AI को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने फ़ोन में। अब आप लोगों को कंप्यूटर्स की जनरेशन तो पता लग गई, अब आप लोगों को मैं बेसिक्स बताता हूँ ना। कंप्यूटर के अंदर बेसिक्स में इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। 3 तरीके से इनको डिवाइड कराया जाता है। मैं इनपुट डिवाइसेस की बात करूँ तो वेरी लिमिटेड इनपुट डिवाइसेस होते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है, अपना आप लोगों का माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस होता है। तो दीज आर द इनपुट। डिजिटल पेन is an input device. What is a digital pen? It is a pen connected with a wire to the computer, and whenever you draw it, it has an input, just like a stylus on Samsung S26 Ultra. That is an input device. वो NFC पे काम करता है, और डिजिटल पेन वर्क्स ऑन दी वायर्ड कनेक्शन और इवन वायरलेस कनेक्शन। अब ये इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है ना। हाउ डज एन आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस वो होता है जो आपको आउटपुट दिखाता है। जैसे मैं अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा हूँ, तो ये एक आउटपुट है। दिस इज नॉन एज एन आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है? एक स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हो सकता है, आप लोगों का मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, आप लोगों का प्रिंटर चाहे वो लेजर हो, कलर हो, ब्लैक एंड व्हाइट हो, डॉट प्रिंटर हो, कोई भी टाइप का प्रिंटर हो, दैट इज ऑल्सो नॉन एज एन आउटपुट डिवाइस। तो दीज आर दी आउटपुट डिवाइस। तीसरी बात आती है आप लोगों को एक कंप्यूटर के लिए, दैट इज रैम या स्टोरेज डिवाइसेस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। तो पहले एक होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो 2 टाइप की हो गई ना, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी को आप इस तरीके से ले सकते हो। प्राइमरी मेमोरी इज फॉर रैम एंड सेकेंडरी मेमोरी इज फॉर योर स्टोरेज डिवाइसेस, दैट इज हार्ड डिस्क, SSDs और USB फ्लैश डिवाइसेस कुछ भी होते हैं। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो ये हार्ड डिस्क वगैरह होती है, हार्ड डिस्क SSDs, इनको रोम कहते हैं, रैंडम ऑपरेटिंग मेमोरी। हाउ इज रैम डिफरेंट फ्रॉम द रोम? होता क्या है, रैम मेमोरी जो होती है दैट इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज एक्सेस। तो आप ना एक्सेस ऐसे किसी को नहीं दे सकते। अब क्या होता है, एक्सेस का मतलब है कि भैया किसी चीज को इजाजत देनी डेटा की। मेमोरी के अंदर तो ऑब्वियसली डेटा स्टोर होगा। अब जब मैं किसी को इजाजत देता हूँ एक्सेस करने की डेटा की, तो वो दो चीजें परफॉर्म प्राइमरीली कर सकता है। एक नया डेटा क्रिएट कर सकता है और दूसरा पुराने डेटा को डिलीट कर सकता है। तो जब मैं रैम की बात करता हूँ ना, तो रैम जो है 16 GB, 32 GB, 64 GB, इट इज लिमिटेड टू जीबीज। अगर मैं बात भी करूँ तो आप मैक्सिमम इसको 128 GB तक ले जाओगे, या मैक्सिमम इसको 512 GB। रैम की स्टिक्स तो जितनी मर्जी लगाते जाओ, उतनी रैम की स्पेस बढ़ती जाएगी। 32 GB की, 32 GB की 4 स्टिक्स लगा दो तो वो उतनी मेमोरी हो जाएगी। आप 64 GB की 4 स्टिक्स लगा दो, वो उतनी मेमोरी। यू कैन क्रिएट एनी मच और वट एवर अमाउंट ऑफ मेमोरीज यू कैन गेट you want in your laptop or in your computer. There is no limit. It is limited by the manufacturers, but eventually हम जितना मर्जी चाहें उतना लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट हाँ, वो सपोर्टेड नहीं करेगा फ्रॉम द हार्डवेयर दैट यू आर हैविंग इन योर कंप्यूटर एट द मोमेंट। आपको हार्डवेयर के हिसाब से देखना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज। बट अब उस एक्सेप्शन के अलावा भी अगर मैं बोलूँ तो आप लोग कर सकते हो, बट इसकी मेमोरी फिर भी जीबीज में ही है। हम SSDs में टेराबाइट तक पहुंच चुके हैं, पर रैम जीबी तक लिमिटेड है। इसका एक पॉइंट है, होता क्या है कि जब भी हम कोई फाइल को ओपन करते हैं तो वो 2 जगह स्टोर होती है। एक तो उस प्रोसेसर के कैचे मेमोरी में, और दूसरा वो स्टोर होती है इन योर रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज इन रैम। जब तक आपका डिवाइस ऑन है, आप उस डिवाइस को ये लगता है, या उस डिवाइस के एल्गोरिदम के हिसाब से उसको ये महसूस होता है कि यार अगर इसने ये वाला एक पर्टिकुलर ऐप ओपन छोड़ दिया ना,
तो ये अगर इसको मिनिमाइज कर रहा है तो बाद में ये इस पे वापस आ सकता है इसको दोबारा यूज करने के लिए। सो लेट अस नॉट क्लोज इट, लेट अस कीप इट एक्टिव, या इसका डेटा बचा के रखो, क्योंकि जब ये दोबारा यूज करेगा आई डोंट वांट हिम टू वेट। तो वो क्या करेगा, वो उसका ना एक छोटा सा पार्ट अपने पास सेव करके रखेगा। ऐसी कितनी ज़्यादा चीज़ें आप ओपन कर देते हो और फिर आप उसको मिनिमाइज कर देते हो इन योर फोन, या अगर आप कितनी ज़्यादा चीज़ें ओपन कर देते हो इन योर लैपटॉप्स और फिर आप उसको क्रॉस कर देते हो इन योर फोन या इन योर लैपटॉप, तो आपको लगता है कि वो चीज़ खत्म हो गई, वो ऐसे खत्म नहीं होती। आप उसको दोबारा से क्लिक करोगे, उसी ऑप्शन को क्लिक करोगे, उसी आइकन को क्लिक करोगे, स्नैप में वो ओपन हो जाएगा। अब ये चीज़ इसीलिए होती है क्योंकि उसने उस डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रखा था। पर ये डिलीट कब होता है? ये डिलीट तब होता है जब आप उस पर्टिकुलर डिवाइस को शट डाउन कर देते हो। जब हम शट डाउन कर देते हैं तो पर्पस क्लियर हो जाता है दैट यूजर विल नॉट गोइंग टू एक्टिवेट दीज काइंड्स ऑफ एप्स अगेन। तो वो क्या करेगा ना, वो उसको डिले कर देगा। वो कहेगा भैया अब तो इसने शट डाउन कर दिया, अब तो इसको जरूरत नहीं है, तो वो पहले ही रैम क्लियर कर देगा। और फिर जब आप दोबारा से पीसी स्टार्ट करोगे वो दोबारा से उसको बिल्ड करेगा। ये रैम है। और रोम में क्या होता है, रोम में वो ऑपरेटिंग मेमोरी है। वो बेसिकली एक्सेस नहीं है कंप्यूटर को कि वो उस डेटा को एडिट कर पाए या उस डेटा को डिलीट कर पाए या कोई नई चीज ऐड कर पाए। उसके पास सिर्फ एक डेटा है कि एक परमिशन है कि वो उस डेटा को रीड कर सकता है। बाकी उसकी जो परमिशन है एडिट की, ऐड की और डिलीट की, ये तीनों परमिशंस उसके यूजर को होती है। और रोम में कोई भी डेटा आफ्टर शटडाउन या आफ्टर रीस्टार्ट डिलीट नहीं होता, वो वहीं का वहीं रहता है अनलेस यू डोंट वांट इट टू बी डिलीट। आई होप सो कि आप लोगों को इतने पॉइंट और जो मैंने आज की वीडियो में समझाया वो समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में डाल देना, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, आई विल असिस्ट यू इन दैट। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय।